बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीकेंड स्टार्ट हो रहा है तो हमारा जो डिप्लोमा इन प्रोक्योरमेंट सप्लाई है उसको मैं वीकेंड पे नहीं करता ताकि दूसरे कुछ टॉपिक्स भी अटेंड कर लिए जाएं, जैसे इंपोर्ट का चल रहा है या कुछ क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये पंकज कुमार का क्वेश्चन है, स्पेंड एनालिसिस क्या होते हैं। देख, स्पेंड एनालिसिस जो आपने स्पेंड किया है, जो खर्च किया है, उसका एनालिसिस है कि जो आपने खर्च किया है वो किस मद में खर्च किया है, यानी किस हेड में खर्च किया है। तो उसको आप एनालाइज करते हैं कि क्या इस जगह पे जितना खर्च हुआ है वो इससे पहले जो खर्च हुआ था उससे ज़्यादा है या उससे कम है या उसके बराबर है। तो इस एनालिसिस से आपको ये समझ आती है कि अगर मैंने पिछले माह, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पर्सनल अगर अपने आप को ट्रीट करें, तो मैंने पिछले माह कपड़ों के ऊपर इतना खर्च किया था, इस माह उससे ज़्यादा किया है। शूज़ लिए है, इस माह नहीं लिए। डॉक्टर की कोई फ़ीस है, कोई दूध वाले की फ़ीस है, बच्चों की अखराजात है, जो भी आपने अपनी सैलरी में से अखराजात किए हैं, जब आप उसको पिछले माह जितने किए थे जिस हेड में किए थे और इस माह जिस हेड में जितने किए हैं उसको कंपेयर करेंगे तो आपको एक एनालिसिस नज़र आएगा कि पिछले माह मेरा इतना खर्चा हुआ था और इस जगह हुआ था और इस माह इतना खर्चा हुआ तो इस जगह पे हुआ। दोनों में जो फ़र्क है उसकी बेस पे आप नेक्स्ट मंथ के लिए फिर प्लानिंग कर सकते हैं कि यार इस माह मैंने इस जगह पे ज़्यादा अमाउंट खर्च कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थे, या ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, या ये कम हुई, या यहाँ पे कुछ मैं बेहतर कर सकता था। जैसे आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ इन्वेस्ट करते हैं या कुछ खर्च करते हैं, किसी ट्रेनिंग के लिए कुछ खर्च करते हैं, तो आप समझेंगे यार मैं तो कांस्टेंट चल रहा हूँ तो मुझे कुछ आगे बढ़ना चाहिए, तो मुझे कुछ अपने पे ऊपर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। इस तरह की कुछ समझ बूझ आती है आपको जब आप अपने मंथली अखराजात का एनालिसिस करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं फिर पिछले माह से या उससे पिछले माह से। तो आपको एक ट्रेंड समझ आता है कि मेरी कितनी अमाउंट किस जगह पर मंथली खर्च हो रही है और मुझे किस जगह सेविंग करनी चाहिए और किस जगह पे थोड़ी अमाउंट बढ़ा देनी चाहिए ताकि मैं आगे फ्यूचर में बेहतर इससे कुछ रिज़ल्ट ले सकूं। और जो अमाउंट बढ़ानी है वो आप सेविंग में बढ़ा सकते हैं, आप अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के ऊपर, जो कैरियर ग्रोथ है उसके ऊपर बढ़ा सकते हैं, आप कुछ लग्जरी आइटम जो कि लंबे अरसे तक चल रही होती हैं उनके ऊपर बढ़ा सकते हैं। इसको लग्जरी आइटम को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक टीवी ख़रीदता हूँ तो जो 10-15 साल आगे चलना है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक आपकी नेसेसिटी है। आप अगर कुछ टाइम टीवी एंजॉय करना चाहते हैं, वो बेशक एक आध घंटा ही हो, तो आपके पास एक बड़ा टीवी और ज़्यादा HD या HD+ कुछ जो आते हैं वो हो तो आप उसको अगले 10 साल तक एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस तरह की जो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर सोच सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ अमाउंट बढ़ानी चाहिए। ऑफिस में बड़ी टेंशन है तो मैं कुछ एंजॉयमेंट कर लूँ, तो वहाँ पे बढ़ा देनी चाहिए। या जो भी आपको जब एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आएगी कि यहाँ पे गलत खर्च हुआ है, यहाँ पे ठीक हुआ है और यहाँ पे कम होना चाहिए, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो एनालिसिस है आपकी पर्सनल, जो आप खर्च कर रहे हैं मंथली अपनी सैलरी को, इसको आप स्पेंड एनालिसिस कहेंगे कि जी मैंने जो स्पेंड किया है उसका मैंने जब एनालिसिस किया पिछले 2 माह का, 3 माह का, करंट मंथ से, तो मुझे समझ आई। अब देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड एनालिसिस कैसे होता है। और ऑर्गेनाइजेशन को तो स्पेशली इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि कंपनी का मकसद कुछ प्रॉफिट कमाना होता है और प्रॉफिट उसी वक्त आप कमा सकते हैं जब आपका कंट्रोल होते हैं, जब आप जो खर्च हो रहा है उसको अंडर कंट्रोल खर्च करें। अगर आप उसको बेदर्दी से खर्च करते जाएंगे, जिस जगह जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप साइन कर रहे हैं कि ठीक है ये भी लो है, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो उस वक्त फिर कंपनी के अखराजात बढ़ जाएंगे और इनकम कम होगी और प्रॉफिट ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए अखराजात को हमेशा कंट्रोल किया जाता है कि जी हमारा, बल्कि बजट बनाया जाता है। साल के शुरू में हर कंपनी अपना टोटल बजट बनाती है कि हमने नेक्स्ट ईयर में कितना खर्च करना है। तो उस खर्च करने की अमाउंट को फिर कंट्रोल किया जाता है कि जो हमने सोचा था कि इतना इतना खर्च करना, उससे अमाउंट आगे ना जाए।
और जो खर्च करना होता है वो बेस कर रहा होता है आपकी सेल फोरकास्ट पे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में साल के शुरू में फोरकास्ट की जाती है कि हमने नेक्स्ट ईयर में कितनी सेल करनी है, और वो जो सेल हमने करनी है उसको पिछले साल की जो सेल हो चुकी होती है उससे कोई 10, 15, 20% ज़्यादा रखा जाता है। जैसे अगर जून में हर कंपनी प्लानिंग करती है कि हमारा इस साल टोटल जो सेल हुई है जुलाई, पिछले साल जुलाई से इस साल जून तक, वो इतने मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की सेल है, तो जो भी अमाउंट उनकी निकलती है कि हमारी इतनी सेल है, अब उसका फिर 10-15% या 20% के करीब जो भी उस कंपनी की पॉलिसी पीछे चलती आ रही हो कि हमने सेल को इतने % इंक्रीज़ करना है। और वो जो इंक्रीज़ सेल होती है वो एक तो पॉपुलेशन बढ़ जाती है, उसकी वजह से सेल इंक्रीज़ होती है। दूसरा, कंपनी कुछ अपने टैक्स यूज़ करती है, मार्केटिंग सेल के टैक्स यूज़ करती है, डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ इंसेंटिव बेहतर दे सकती है, उससे सेल बढ़ जाती है। तो वो जो सेल्स और मार्केटिंग के टैक्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। दूसरा, पॉपुलेशन बढ़ती है जिससे ऑटोमेटिकली सेल 10-15% नॉर्मली हर साल इंक्रीज़ होती रहती है। ये नेचुरल फिनोमेना है। और अगर कंपनी ज़्यादा एफर्ट्स करे तो वो 10-15%, 20-25 तक भी जा सकती है, या कोई नई टेरिटरी ऐड कर ले, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, एक्सपोर्ट में नए कंट्री ऐड करना शुरू कर दे, तो फिर वो इससे ज़्यादा भी जा सकती, 15, 20, 25 से 50 और 100% भी जा सकती है अगर वो नए कंट्रीज़ और ऐड करती जाए। तो बस नॉर्मली जो विद इन कंट्री सेल होती है वो 10-15% तक एनुअली बढ़ जाती है। तो अब जो पिछले साल की सेल हुई थी उसमें जब बढ़ी हुई सेल जो आगे बढ़नी है 10-15%, उसको ऐड करके सेल की एक टोटल फिगर निकल आएगी कि हमारी नेक्स्ट ईयर की सेल इतनी होगी। अब उस एक्सपेक्टेड सेल में से जो ऑनर का प्रॉफिट होगा, से कि वो 10% प्रॉफिट है, तो वो 10% प्रॉफिट पहले ही अलहदा कर लिया जाएगा कि जी ये तो मियाँ साहब की जेब में जाना है। और जो बाकी अमाउंट बचती है उसका फिर उसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट चीज़ों के ऊपर कि जी इसमें से इतनी अमाउंट हमने जो प्रोडक्शन करनी है उनके रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल और जो भी चीज़ें इस्तेमाल होनी है वो आएंगी, और इतनी अमाउंट हमने जो एडमिन एक्सपेंस है डिफरेंट डिपार्टमेंट जो चल रहे हैं उस पर लगानी है, इतनी अमाउंट सैलरी पे जाएगी, इतनी अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी बिल्स के ऊपर जाएगी। इसी तरह अगर हमने कोई नेक्स्ट ईयर में नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई प्लांट मशीनरी चाहिए, कोई नया यूनिट कंस्ट्रक्शन करनी है, उस पे कुछ उसके लिए कुछ चाहिए, तो वो उसमें से निकाला जाएगा कि इतनी अमाउंट यहाँ पर चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो आपने नेक्स्ट ईयर में प्लान करनी है कि हमने ये काम करने हैं, उस सब के लिए वो जो प्रॉफिट मियाँ साहब का निकाल के बाकी अमाउंट बचती है उस अमाउंट को फिर डिवाइड किया जाता है डिफरेंट हेड में। और वो डिफरेंट हेड क्या है, नंबर 1 प्रायोरिटी पे रॉ मटेरियल होते हैं, क्योंकि वो जो सेल होनी है आइटम उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आप के मोस्ट अर्जेंट आइटम है, वो मिलेंगे तो आपकी प्रोडक्शन होगी, सेल होगी तो पैसा आएगा। तो इसलिए रॉ मटेरियल की अमाउंट एक बड़ी अमाउंट होगी, वो सेपरेट हो गई, अलहदा कर लिया आपने। उसके बाद पैकिंग मटेरियल या प्रोडक्शन रिलेटेड जो आइटम बन रही है उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, रॉ मटेरियल प्लस दूसरी चीज़ें, उनका बजट आपने सेपरेट कर लिया। फिर हर डिपार्टमेंट का एक बजट बनेगा। हर डिपार्टमेंट से मुराद है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अपना बजट बनाएगी कि हमने पिछले साल कितने अखराजात किए हैं पूरी कंपनी में डिफरेंट जगहों पे जो हमारे अंडर आती हैं चीज़ें, और इस साल हम सेम अखराजात अगर करते हैं तो वो कितने होंगे। हो सकता है कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से वो अखराजात थोड़े बढ़ जाएं, तो वो अपना एक बजट बनाएगी। फिर सेल्स मार्केटिंग वाले अपना बजट बनाएंगे, मार्केट वाले ये बजट बनाएंगे कि जी हमने पिछले साल इतने अमाउंट की एडवर्टाइजमेंट की थी टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर पे, मैगज़ीन में, इंटरनेट के ऊपर, तो इस साल हमने चूँकि सेल 20% बढ़ा दी है, तो हमें जितना हमने पिछले साल बजट यूज़ किया था उसका 20% ज़्यादा करके हम
अपना बजट वो बनाएंगे कि नेक्स्ट ईयर हमने सेल ज़्यादा लेनी है तो हमें मार्केटिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो वो भी अपना बजट बनाएंगे। उसके बाद सेल्स वाले उन्होंने कुछ सैम्पलिंग करनी है, प्रमोशन, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ प्रमोशन करनी है, कोई गाड़ियाँ देनी है, मोटरसाइकिल देनी है, कुछ और एक्टिविटीज़ करनी है, वो भी अपना बजट बनाएंगे। HR वाले अपना बजट बनाएंगे कि जी हमारे नेक्स्ट ईयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कोई एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, कोई उनके बोनस में इजाफा करना है, कुछ और, वो अपने सारा बजट बनाएंगे। और जितने डिपार्टमेंट होंगे, IT डिपार्टमेंट अपना बजट बनाएगा। और ये सारे बजट जब बनेंगे तो वो बजट पिछले साल से कंपेयर हो रहे होते हैं कि जी पिछले साल हमने चूँकि इतनी अमाउंट खर्च की थी, तो वो अमाउंट प्लस अगर कुछ नई चीज़ें ऐड होनी है तो वो उसमें ऐड होके तो नेक्स्ट ईयर का बजट बन जाएगा। अब ये जो बजट है ये स्पेंड एनालिसिस की बेस पे बन रहा होता है कि हमने पीछे खर्च क्या किया तो आगे खर्च क्या करना है। अब यहाँ से आपको ये समझ आ रही है कि जब आप पिछले साल के, हर डिपार्टमेंट जब पिछले साल का बजट देखता है तो अगर पिछले साल प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने जो बजट बनाया था उसमें उसने 2 परचेज़र को नई मोटरसाइकिल लेके दी थी, तो वो नेक्स्ट ईयर में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो तो अभी पिछले साल ही ली हैं। तो यहाँ से वो अमाउंट कट हो जाएगी कि भाई नहीं मोटरसाइकिल नहीं लेनी तो इसको छोड़ दें, ये अमाउंट ख़त्म कर दें। आपको कोई वाईफाई चाहिए, जो परचेज़र बाहर जाते हैं, कोई मोबाइल नए लेके देने हैं एम्प्लॉइज़ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वालों को, कोई लैपटॉप नए लेके देने हैं, कुछ और चीज़ें ऐड करनी हैं, तो उस बेस के ऊपर वो स्पेंड एनालिसिस हो रहा होता है कि क्या नेसेसरीली क्या रिक्वायर्ड है, क्या अर्जेंट है और क्या नॉर्मल है। तो उसकी बेस पे वो फिर कुछ चीज़ें ऐड कर ली जाएंगी, कुछ निकाल ली जाएंगी। लेकिन हर स्पेंड एनालिसिस को पीछे जो हो रहा होता है उससे कंपेयर किया जाता है, पिछले साल जो हुआ था उससे कंपेयर किया जाएगा, या पिछले माह जो हुआ था उसको कंपेयर किया जाएगा, या पिछले क्वार्टर में जो हुआ था वो इस क्वार्टर से, मतलब आप एक कंपैरिजन कर रहे होते हैं एक फ़िक्स पीरियड का एक फ़िक्स पीरियड से। अगर आप मंथली स्पेंड एनालिसिस कर रहे हैं, ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल स्पेंड एनालिसिस किया जाता है, अभी ये प्रोक्योरमेंट का एनालिसिस नहीं हो रहा है कि टोटल जो पूरी कंपनी में जो कुछ स्पेंड हो रहा है उसका जब आप एनालिसिस आप किस तरह से करेंगे। तो जो भी डिपार्टमेंट जिन चीज़ों को एनालिसिस कर रहा होता है कि ये चीज़ें हमने पीछे की हैं और नेक्स्ट हमने इनमें से कौन सी छोड़नी है, कौन सी ज़रूरी है या कौन सी नई ऐड करनी है, उसकी बेस पे फिर उनको डिसीजन करने में आसानी होती है। उनको पिछले साल या पिछले जो भी वो कंपेयर कर रहे हैं पीरियड, उसको जब वो देखते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं कि इसमें आइटम्स कितनी आए, उनकी अमाउंट कितनी थी और टोटल अमाउंट उसके ऊपर कितनी खर्च हुई, क्या उसका हमें बेनिफिट हुआ या कि वो सरप्लस पड़ी रही। जैसे कि सब लोगों को नए मोबाइल लेके दिए तो क्या इसकी उतनी ज़रूरत थी या नहीं थी, तो क्या अभी नए लेने हैं या कोई और भी ज़रूरत जो भी डिपार्टमेंट की हो सकती है। मतलब मैं अभी मेरे ज़हन में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है कि जी ये होनी चाहिए। मतलब हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हमने पिछले साल में ये चीज़ें अपने बजट में लिखी थी। होता यह है कि जब ईयर एंड होता है तो बजट में कुछ सरप्लस अमाउंट बच जाती है जो यूटिलाइज़ नहीं होती, तो उस वक्त उस अमाउंट को अफरा तफरी में किसी ना किसी जगह खर्च कर दिया जाता है कि सारा ऐसे करते हैं एनुअल डिनर कर लेते हैं, 50,000 तो उस पर खर्च हो जाएगा या 1 लाख उस पर खर्च हो जाएगा, या हम एक गाड़ी नहीं ले लेते हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए या कुछ और ऐसा कर लेते। तो इस तरह की चीज़ें फिर वो जो सरप्लस अमाउंट बची होती है उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश की जाती है, स्पेशली जहाँ पर डायरेक्टली मियाँ साहब नहीं बैठे होते, मतलब मालिक खुद नहीं बैठा, मैनेजमेंट किसी एम्प्लॉइज़ के पास है, CEO एम्प्लॉइज़ में से यार, और उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आगे रिपोर्टिंग करनी है, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें चल रही होती है कि जी बजट को फुली यूटिलाइज़ करके किसी ना किसी हेड में इस अमाउंट को खर्च कर दिया जाए। लेकिन जो छोटी कंपनीज होती हैं जहाँ मालिक डायरेक्टली लुक आफ्टर कर रहा होता है तो वहाँ पे फिर केयर की जाती है कि नहीं यार, जब ये मियाँ साहब के पास जाएगी शीट कि ये चीज़ें, तो वो कहेंगे ये भी आपने सरप्लस लिख दिया, इसकी ज़रूरत ही नहीं, ये पिछले साल भी आपने लिखा था उसको यूटिलाइज़ ही नहीं किया। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि जो ऊपर बंदा बैठा है जिसने उस बजट को अप्रूव करना है, उस स्पेंड को अप्रूव करना है कि आप ये खर्च कर लें अमाउंट,
वो उसकी अथॉरिटी किस टाइप की है, कि वो डायरेक्ट मालिक है या कि वो एम्प्लॉइज़ में से ऊपर आके सुपरवाइज़ कर रहा है। तो बहरहाल स्पेंड एनालिसिस किसी भी कंपनी की जो खर्च हुआ है और जो खर्च करना है उसका एनालिसिस है कि जो हमने खर्च किया उसमें से क्या ज़रूरी था और क्या सरप्लस हुआ, और आगे हमने जो करना है उसमें से किस चीज़ों को हम स्किप कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और किन चीज़ों को हमने आगे लेके चलना है। उसमें एडमिन की चीज़ें हो सकती हैं, उसमें जनरल आइटम हो सकती हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल और प्रोडक्शन रिलेटेड है वो तो हर हाल में फ़िक्स होंगी। इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे अगर इसको जब आप एक्सेल में सीट बनती है, वैसे तो अभी सारा कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है, ओरेकल और सैप और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं, फिर लोकली लोगों ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, कि HR के लिए कोई और सब सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, प्रोक्योरमेंट के लिए भी चल रहा है, प्रोक्योरमेंट अकाउंट्स को लिंक करने के लिए भी चल रहे होते हैं, और इंटीग्रेटेड सिस्टम भी होते हैं कि सारी कंपनी एक ही सिस्टम में इंटीग्रेटेड होती है और वो एक ही सॉफ्टवेयर चल रहा होता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रही होती हैं। जब सॉफ्टवेयर बनवाया जाता है या कस्टमाइज़ करवाया जाता है जिस कंपनी से आप लेना चाहते हैं, तो उस वक्त उन लोगों को बता दिया जाता है कि भाई हमारी ये रिक्वायरमेंट है, हम ये फिगर जो है ना वो उसका एनालिसिस करना चाहते हैं, या इस स्पेंड में हम देखना चाहते हैं कि क्या खर्च हो रहा है। जैसे रॉ मटेरियल पे कितना खर्च हो रहा है, जनरल आइटम के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, फूड जो सर्व किया जाता है एम्प्लॉइज़ को उस पर कितना खर्च हो रहा है, टॉयलेटरीज़ पे कितना खर्च हो रहा है, IT के ऊपर कितना खर्च हो रहा है। तो ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा होता है जब अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाते वक्त इन चीज़ों को ऐड करवाया हो। तो स्पेंड एनालिसिस आप जस्ट वन क्लिक के ऊपर होता है कि आपको जो भी आपका स्पेंड के रिलेटेड आपको जो भी एनालिसिस चाहिए, आप जब कंप्यूटर को वो कमांड देंगे तो वो खुद ही निकाल देगा कि इतने पीरियड से इतने पीरियड तक इस हेड में कितनी अमाउंट्स खर्च हुई हैं, कितनी एंट्रीज़ हुई हैं, और क्या क्या रेट थे, टोटल अमाउंट क्या है, ग्रैंड टोटल क्या है। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती हैं। लेकिन मकसद इसका यही होता है कि हम ये देखें कि क्या हमने जो खर्च किया वो ठीक किया, और अगर नहीं किया तो आगे हमने इसको कैसे प्लान करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये हमारा बजट है 1 साल का, ये इस साल का बजट है, और ये हमारी सेल है, और ये हमारी इस साल की सेल है। तो ये बजट था और ये सेल है। बजट कम था, सेल उससे ज़्यादा, यानी जितनी अमाउंट हमने खर्च की उससे ज़्यादा हमने कमा ली। इसी तरह हमने नेक्स्ट ईयर जो ये आप समझ लें कि ये 2020 है और ये 2021 है। तो यहाँ पर बजट यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बजट आ रहा है, और ये वाली सेल है। तो अगर सेल इतनी और बजट इतना है तो ये एनालिसिस है कि हमारा बजट इतना था तो सेल इतनी हुई, बजट इतना है तो सेल। यहाँ पे कुछ अमाउंट ज़ाहिर है कि नीचे आएगी, कि फिगर आएगी कि ये इतने मिलियन का बजट था, ये इतने मिलियन की सेल हुई है, इतने मिलियन का बजट था तो इतने मिलियन की सेल हुई है। तो इस तरह से ये स्पेंड एनालिसिस, और इसके पीछे एक्सेल की वो सारी वर्किंग चल रही होती है कि किस मंथ में कितना बजट यूटिलाइज़ हुआ और सेल कितनी हुई है, और जिससे अमाउंट इतनी आई। तो इस तरह से आप एक स्पेंड एनालिसिस कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपने डिपार्टमेंट का, इवन आप अपनी सैलरी का भी स्पेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि बजट जो बनाया था मैंने कि इस जगह पे इतनी अमाउंट खर्च करूँगा, लेकिन एक्चुअली जो खर्च हुई हैं वो किस किस जगह पे हुई हैं। तो जो बजट बनाया था एक साइड पे उसको रखेंगे, और एक्चुअल जो आपने खर्च किया उस माह में, पिछले माह में, उसको रखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि बजट में ये चीज़ें मैं नहीं ख़रीद सका जो मैंने रखी थी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो जब मैंने खर्च किया तो वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें परचेज़ हुई। कोई डॉक्टर की फ़ीस एक्स्ट्रा आ सकती है, ट्रैवलिंग कुछ एक्स्ट्रा आ सकती है, कोई रिलेटिव एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं। तो इस तरह से कुछ भी आपके जो बजट होता है और जो फिज़िकल एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें कुछ फ़र्क आ सकता है। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो फिर आपको
ये वो स्पेंड एनालिसिस है जिसकी बेस के ऊपर फिर आप तीसरे माह जब यानी कि नेक्स्ट हमने एक तो खर्च किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेंड एनालिसिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल की वीडियो में एक जनरल ओवरव्यू दिया था कि स्पेंड एनालिसिस क्या होता है, और आज देखते हैं कि स्पेंड एनालिसिस करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इसका बेनिफिट क्या है। स्पेंड एनालिसिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बल्कि दुनिया में अब हर काम के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डाटा है। कि आपने कुछ भी करना है तो स्पीड अप करने के लिए, रैपिड डिसीजन करने के लिए, करेक्ट डिसीजन करने के लिए आपको डाटा की ज़रूरत पड़ती है। जितना मैक्सिमम डाटा आपके पास अवेलेबल होगा करेक्ट फॉर्म में, वो उतना ही आप बेहतर एनालाइज कर सकते हैं और उस एनालिसिस के ऊपर आप डिसीजन कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है स्पेंड एनालिसिस के लिए वो डाटा है। डाटा इससे पहले जब कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होते थे तो उस वक्त भी अवेलेबल होता था। लोग या तो बुक बनाते थे, मैनुअली लिखते थे कि कौन सी आइटम किस डेट में कितनी परचेज़ हुई है, उसका रेट क्या है, उसकी टोटल अमाउंट क्या है। मतलब हर एक आइटम जो प्रोक्योरमेंट में जितनी आइटम, अगर 10,000 आइटम प्रोक्योर हो रही हैं तो हर आइटम के लिए एक पेज बना होता था जिसमें उसकी हिस्ट्री को मेंटेन किया जाता था कि ये जो आइटम है ये इस डेट में इतनी क्वांटिटी इस रेट से टोटल अमाउंट ये परचेज़ हुई है। फिर जब वही आइटम नेक्स्ट कभी रिक्वायर्ड होती थी सेम मंथ में, अगले माह में, दूसरे माह में, जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती थी तो फिर उसकी बाइंग को वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता था कि जी इस डेट में ये आइटम इस क्वांटिटी में ये अमाउंट है और ये टोटल अमाउंट है, तो फिर परचेज़ हुई है। तो इससे हर आइटम की एक हिस्ट्री मेंटेन की जाती थी मैनुअली, और जब भी ज़रूरत पड़ती थी डाटा देखने की तो उस मैनुअल हिस्ट्री को जो बुक में, किताब में, कॉपी में लिखी जाती, रजिस्टर बनाए जाते थे, वहाँ से उसका डाटा लिया जाता था कि ये आइटम पीछे हिस्ट्री में कब कब परचेज़ हुई है, उसकी डेट्स क्या हैं, उसके रेट क्या हैं, क्वांटिटी क्या परचेज़ हुई थी और उसके ऊपर टोटल अमाउंट कितनी खर्च हुई थी। तो इस तरह से ये हिस्ट्री को बनाया जाता था, हर आइटम की हिस्ट्री मेंटेन की जाती थी। फिर कंप्यूटर का टाइम आ गया 80-90, पाकिस्तान में तो ये 90-95, 2000 इस दरमियान कंप्यूटर जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ इंडस्ट्री में। और मैं निशात में था 1990 में, तो उस वक्त फर्स्ट एक बंदे को अपॉइंट किया गया था कि जी आप कुछ हमारे सिस्टम को कंप्यूटराइज करें, और उसने कुछ 1-2 कंप्यूटर ऐसे सजा दिए थे कि जी हम इसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं, और उसमें शायद 10 साल लग गए थे। तो बहरहाल ये जो 90 से 2000 का टाइम है वहाँ पे कंप्यूटर इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ। 2000 से आगे फिर उसमें रैपिडली चेंजेस आई और फिर तो कंप्यूटर हर तरफ कंप्यूटराइज हो गया सब कुछ। तो अच्छा, जब ये 90 ऑनवर्ड कंप्यूटर आया तो वही चीज़ें जो पहले हाथ से लिखी जाती थी वो फिर एक्सेल में फॉर्मुलेट होनी शुरू हो गई कि एक्सेल में एक शीट बना लें और उस शीट को सेव कर लें। तो हर आइटम की एक शीट कंप्यूटर में सेव होती थी जिसमें उसका डाटा मेंशन होता था कि ये आइटम पीछे हमने कब कब किस रेट के ऊपर कितनी क्वांटिटी और कितनी अमाउंट इसके ऊपर खर्च की। अब ये सारा डाटा ये परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ होता है। तो इसको आप बेसिकली समझेंगे ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है कि उन्होंने जो बाइंग किया वो किस रेट से, उसमें वेरिएशन कैसे हो रही है, कब किस रेट के ऊपर उन्होंने उसको प्रोक्योर किया। अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो क्या उसी रेट के ऊपर परचेज कर रहे हैं, अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो क्या रेट ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह के डिफरेंट डिसीजन आप उसके ऊपर देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई अगर ये इतनी क्वांटिटी प्रोक्योर हो रही है तो जब 10 पीस लेने थे तो उस वक्त भी यही रेट था, तो जब 10,000 पीस लिए तो उस वक्त भी यही रेट था, तो ये तो कोई प्रोक्योरमेंट नहीं है ना। फिर आपने इसको क्या एनालाइज किया, तो अंडरस्टूड है कि जब क्वांटिटी बढ़ेगी तो आप रेट नेगोशिएट करेंगे और उसको कम सतह पे लेके आएंगे। तो इस तरह के एनालिसिस उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके पास हिस्ट्री अवेलेबल हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है स्पेंड एनालिसिस करने के लिए वो है डाटा, कि आपके पास कितना डाटा अवेलेबल है। तो जितना मैक्सिमम डाटा और एक्यूरेट डाटा अवेलेबल होगा उतने बेहतर आप स्पेंड एनालिसिस का डिसीजन कर सकते हैं।
हम जो चीज़ें देखेंगे कि स्पेंड एनालिसिस के लिए हमें क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इससे हो सकती है, इससे प्रोडक्ट्स के मतलब पता चलता है, सप्लायर के एनालिसिस हो सकते हैं, प्राइसेस का एनालिसिस हो सकता है, बिजनेस यूनिट्स का पता चल सकता है कि जो हम प्रोक्योर कर रहे हैं वो किधर किधर जा रहा है। जैसे एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, उसमें 10 डिफरेंट यूनिट है या 10 डिफरेंट लोकेशन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जो टोटल प्रोक्योर हो रही है कोई भी आइटम, जैसे रॉ मटेरियल हो रहा है या कुछ और, तो वो किस किस जगह पे कितना कंज्यूम हो रहा है, तो बिजनेस यूनिट्स के लिए इसका एनालिसिस के तौर पे यूज़ हो सकता है। फिर क्वालिटी ऑफ गुड्स को चेक किया जा सकता है इससे। तो इन सब चीज़ों को एक एक करके देखते हैं कि कंपैरिजन ऑफ डाटा तो हो गया कि इससे हम परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं और इससे हमें डिफरेंट एनालिसिस करने का भी पता चलता है कि हमने प्रोक्योरमेंट कब किस तरह से की है। और नंबर 2 है प्रोडक्ट्स को हम देखेंगे कि व्हाट वी आर बाइंग, हम क्या परचेज़ कर रहे हैं, कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितनी है। मैं एक कोरियन कंपनी में था, तो वहाँ पे कुछ 6000 आइटम थी स्टोर में जिनको प्रोक्योर किया जाता था, और 6000, और इसी तरह से और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम है वो काफ़ी तादाद में होती है। तो आप इतनी ज़्यादा, जब 6000 को सुनता था तो वो परेशान हो जाता कि यार इतनी आइटम, लेकिन जब हम उनको स्क्रूटनाइज करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं, तो फिर वो कुछ कैटेगरी बनती हैं। जैसे कि से कोई 10 कैटेगरी बन जाए कि नंबर 1 ये इंजन के पार्ट्स हैं, नंबर 2 ये बॉडी पार्ट्स हैं, नंबर ये डेकोरेशन आइटम है, नंबर 3 ये ऑयल फ्यूल आते हैं, नंबर 4 ये टायर और रबर आइटम्स हैं। तो इस तरह से जब आप कैटेगराइज करेंगे तो मे बी वो 8-10 हेड बने, और जब 8-10 हेड बनाएंगे तो फिर उनके नीचे फिर वो आइटम डिवाइड हो जाएंगी। अब हर हेड को जब आप देखेंगे कि इस हेड में जो आइटम आ रही हैं वो क्या है, तो उनको फर्दर उस हेड को कैटेगराइज करेंगे तो पता लगेगा कि इनमें से कोई 200 आइटम ऐसी हैं जो साल में सिर्फ एक दफ़ा प्रोक्योर होती हैं और उनकी क्वांटिटी जस्ट नंबर ऑफ पीसेज है। फिर 100 आइटम ऐसी हैं जो साल में 2-3 दफ़ा होती हैं और उनकी क्वांटिटी इतनी होती है। फिर कुछ आइटम, तो इस तरह से जब आप फर्दर कैटेगराइज करते जाएंगे आगे आगे, तो आप उसको कंट्रोल कर लेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि हमने जो फोकस करना है वो सिर्फ इन कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर करना है। बाकी तो साल में सम टाइम कुछ दफ़ा प्रोक्योर होती हैं और उनकी क्वांटिटी भी कम होती है और उन पे अमाउंट भी कोई ऐसी ज़्यादा नहीं खर्च होती, तो इसके लिए इन सब की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो जब पता चलता है किसी प्रोक्योरमेंट वाले को या स्टोर वाले को जो जॉब करने जाता है, नई अपॉइंटमेंट होती है कि जी 6000 आइटम को आपने देखना है जो या प्रोक्योर करना है या स्टोर में हैंडल करना है, तो वो परेशान हो जाता है कि यार ये तो बहुत शायद कोई बर्डन होगा, लेकिन ऐसा सच बर्डन नहीं होता। तो जब हम उनका एनालिसिस करेंगे, ये स्पेंड एनालिसिस तो नहीं होगा, लेकिन जब हम उन प्रोडक्ट को कैटेगराइज करेंगे तो वो सारा का सारा समझ आएगा कि अच्छा ये तो बिल्कुल इतना सा काम बनता है। तो इस तरह से हम कि व्हाट वी आर बाइंग, हम प्रोक्योर क्या कर रहे हैं, तो हमें समझ आ जाएगी कि जो जब कैटेगराइज करेंगे कि जो बड़ी आइटम है वो इतनी है, जो छोटी हैं वो इतनी है, वो इतनी है। तो इस तरह से हमें उसको कैटेगराइज करने के लिए समझ आती है उसे कि प्रोडक्ट को हैंडल किस तरह से करना है। नेक्स्ट है फॉर हूम वी आर बाइंग। इससे सप्लायर का पता चलता है कि हम किन किन लोगों से ये जो प्रोक्योर कर रहे हैं आइटम्स वो कौन लोग हैं। तो आपको सप्लायर के मतलब पता चलता है। जब आप उसका अमाउंट को देखेंगे कि इनकी अमाउंट क्या है और सप्लायर का स्टेटस क्या है, तो उससे भी आपको थोड़ी गाइडेंस मिलती है। फॉर एग्जांपल आप एक बड़ी अमाउंट की बड़ी क्वांटिटी और बड़ी अमाउंट की चीज़ें आप एक जनरल ऑर्डर सप्लायर से ले रहे हो, जबकि उसका कोई ऑथोराइज्ड डीलर बैठा हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बैठा हो या कोई मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली उस रीजन में अवेलेबल हो। तो इस तरह के डिसीजन आपको करने में आसानी होती है कि जो आपकी टॉप हैवी अमाउंट जिनके ऊपर खर्च हो रही होती है, जिनकी बाइंग में अमाउंट और वॉल्यूम ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, तो उनके सप्लायर किस टाइप के हैं, क्या वो आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस में हैं, कोई आप वेंडर मैनेजमेंट में वो सप्लायर आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उनसे रिलेशनशिप में हैं
और उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इस तरह की स्ट्रेटजी बनाने में आपको आसानी होती है कि आप अपने सप्लायर को पहचान सकते हैं जब आप स्पेंड एनालिसिस के थ्रू उन आइटम को जिन पे हैवी अमाउंट और वॉल्यूम ज़्यादा है, जिन पे अमाउंट ज़्यादा खर्च हो रही है और उनकी क्वांटिटी नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो आपको ये डिसीजन करने में आसानी होती है कि इनके पीछे सप्लायर कौन है जो सप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्राइस के रिलेटेड, व्हेन डिड वी बाय, हम इनको कब हमने परचेज़ किया। तो ये भी आप जब स्पेंड एनालिसिस करेंगे तो हिस्ट्री में आपको समझ आ जाएगी कि हमने किस आइटम को किस किस टाइम पे प्रोक्योर किया, यानी साल में कितनी दफ़ा किया, मंथ में कितनी दफ़ा किया, कितनी क्वांटिटी है और इसके प्राइसेस का आइडिया क्या। तो ये सब स्पेंड एनालिसिस में डाटा में चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इससे आपको प्राइस ट्रेंड का भी पता चलता है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं कि एक्चुअली कितनी कैटेगराइज हैं, प्रोडक्ट को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। आप सप्लायर के बारे में जानते हैं कि हमने कितने सप्लायर के ऊपर फोकस करना है। छोटे जो जिन आइटम्स की क्वांटिटी कम है, अमाउंट कम है, उनको छोड़ के आप कुछ सप्लायर को सिलेक्ट करके साइड में कर लेंगे जिनसे आपने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में जाना है। इस तरह आपको प्राइस का ट्रेंड पता चल सकता है कि एनालिसिस करने के दौरान के पीछे हिस्ट्री में प्राइसेस का ट्रेंड क्या आ रहा है। जैसे जो बेवरेज इंडस्ट्री है वो शुगर के ऊपर क्रिटिकली फोकस करते हैं, प्रोक्योरमेंट वाले के डेली उसके रेट को वो चेक कर रहे होते हैं कि मार्केट में शुगर का रेट क्या चल रहा है मैन्युफैक्चरर का, और बल्कि एक दिन में कई दफ़ा भी चेंज हो सकता है। तो वो चूँकि ये एक बड़ी हैवी अमाउंट इसके ऊपर यूज़ हो रही होती है शुगर के ऊपर बेवरेज इंडस्ट्री में, तो शुगर को वो क्रिटिकली मॉनिटर कर रहे होते हैं कि पीछे ट्रेंड कैसे चलता आ रहा है, इसका कर्व कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कल किधर जाएगा प्राइस के लिए। तो इस तरह से आप प्राइस को जब एनालिसिस करेंगे, इसका स्पेंड एनालिसिस करेंगे, तो आपको हिस्ट्री में इसकी प्राइस नज़र आ जाएगी। हर आइटम के लिए आप उसका प्राइस ट्रेंड बना सकते हैं कि ये किस तरह से इसका कवर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, प्राइसेस का ट्रेंड क्या है, कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, हिस्ट्री में क्या हुआ था तो और आगे क्या एक्सपेक्टेड है। तो इस तरह के डिसीजन आप जो स्पेंड एनालिसिस है उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस यूनिट, वेयर मोस्ट ऑफ द स्पेंड इज़ गोइंग। जो हम खर्च कर रहे हैं, जितनी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ें जा किधर रही हैं। जैसे अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 2-3 डिफरेंट यूनिट है, तो किस यूनिट को कौन सी प्रोडक्ट जा रही हैं, कितनी जा रही हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रही है। तो ये तो नहीं कि वो लॉस वाला यूनिट हो कि वहाँ पे बाइंग ज़्यादा हो रही हो, प्रोडक्शन कम हो रही हो। तो हर यूनिट की सेपरेट एनालिसिस किया जा सकता है कि जी कितनी हम जो बाय कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, वो आइटम किस यूनिट के लिए कर रहे हैं और किस यूनिट को सप्लाई हो रही है, और उसका आउटपुट क्या है उसको कंपैरिजन करके उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा सकता है। तो ये भी ट्रेंड जो स्पेंड एनालिसिस है उसी से आप अखज़ कर सकते हैं। हाउ मच डिड वी पे, हम कितना पे कर रहे हैं, इससे क्वांटिटी का अंदाज़ा होता है कि जब आप अमाउंट और क्वांटिटी को कोरिलेट करेंगे, देखेंगे कि इसकी रेशो क्या है, तो आपको ये समझ आ जाएगी कि नंबर ऑफ़ गुड्स कितनी है और प्राइस क्या पे कर रहे हैं। और सिमिलरली इसको जब हिस्ट्री से कंपैरिजन करेंगे तो ये समझ आएगी कि पेमेंट पे क्या हो रहा है और रिसीव क्या हो रहा है, उससे उसकी क्वांटिटी और उसकी अमाउंट के रेशो को डिफ़ाइन किया जा सकता है। अच्छा, इस तरह से मतलब ये स्पेंड एनालिसिस के बेनिफिट्स हैं कि अगर आप स्पेंड एनालिसिस करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें समझ आती हैं कि हम किधर जा रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। कुछ और बेनिफिट हम देख लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन के जो स्क्रूटनाइज करती हैं अमाउंट वाइज को कि कितनी अमाउंट किस जगह पे खर्च हो रही है, हिस्टोरिक एक्सपेंडिचर को लुक आफ्टर करती है कि पीछे कितनी अमाउंट कैसे खर्च हुई है, आइडेंटिफाई करती है सेविंग को, अपॉर्चुनिटी को, रिस्क को मैनेज करती है, ऑप्टिमाइज बाइंग पावर। सेविंग, इसका एक बड़ा बेनिफिट है कि जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, स्पेंड एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको समझ आती है कि किस जगह पे
क्वांटिटी हम ज़्यादा प्रोक्योर कर रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इस जगह हम कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हैं बाइंग की। हम कुछ नए प्लेयर की तरफ, किसी नए सोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, या एग्जिस्टिंग सोर्सिंग से प्राइसेस को कम करवाया जा सकता है। जब भी आप कॉस्ट सेविंग की तरफ जाएंगे तो आप उन आइटम को पकड़ेंगे जिनके ऊपर ज़्यादा अमाउंट खर्च हो रही है या जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा आप प्रोक्योर कर रहे हैं। कम क्वांटिटी या कम अमाउंट वाली आइटम्स के ऊपर सेविंग नॉमिनल सी होती है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो हमेशा कॉस्ट सेविंग के लिए आपको वो आइटम देखनी पड़ती हैं अपनी प्रोक्योरमेंट में जिनके ऊपर ज़्यादा अमाउंट खर्च हो रही है या जिनका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इस तरह से आप कॉस्ट सेविंग के लिए कुछ आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने अगर कॉस्ट सेविंग पे जाना है तो कौन सी आइटम को हमें पहले पकड़ना चाहिए। रिस्क मैनेज कर सकते हैं कि आप किन सप्लायर से कौन सी आइटम ले रहे हैं, उनमें से कौन से वीक सप्लायर हैं, मार्केट की सिचुएशन क्या है। तो इस तरह से आप उन आइटम की जो फ्यूचर की सप्लाईज है उसके रिस्क को कवर कर सकते हैं। उस रिस्क से बचने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बना सकते हैं ताकि आपकी उन आइटम्स के लिए सप्लाई जो है वो बरकरार रहे। सक्सेस फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट एंड कैटेगरी मैनेजमेंट। जो भी प्रोक्योरमेंट की आपने सक्सेस लेनी है वो सारी स्पेंड एनालिसिस से लेनी है, क्योंकि स्पेंड एनालिसिस होगा तो आप कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, डाटा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि हमने पीछे कब क्या किस रेट के ऊपर कितनी क्वांटिटी प्रोक्योर की थी, किससे की थी, तो फिर आप कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकेंगे। तो जो सक्सेस है प्रोक्योरमेंट की वो स्पेंड एनालिसिस में है। जितना बेहतर और स्ट्रॉन्ग एनालिसिस हो सकता है आपके अखराजात का, उतने ही आप बेहतर स्ट्रेटजी नेक्स्ट बाइंग के लिए बना सकते हैं। फर्दर आप इसे कैटेगराइज कर सकते हैं अपनी आइटम को कि जब आप स्पेंड को देखते हैं तो आपको ये समझ आता है कि हमारे जो टोटल बजट है उसमें से कितनी अमाउंट रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च हो रही है, कितनी पैकिंग मटेरियल के ऊपर खर्च हो रही है, कितनी जनरल आइटम के ऊपर खर्च हो रही है, आईटी पे कितनी हो रही है, स्टेशनरी के ऊपर कितनी हो रही है, टॉयलेटरीज के ऊपर कितनी हो रही है, पेंट और रिपेयरिंग के ऊपर कितनी हो रही है, फूड आइटम्स के ऊपर कितनी हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर कितनी हो रही है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कैटेगरी बना लेते हैं कि ये हमारी 8, 10, 12 कैटेगरी हैं जिनके ऊपर हमारी स्पेंडिंग हो रही है। तो उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट जो कैटेगरी होगी वो रॉ मटेरियल की होगी, उसके बाद फिर एडमिन एक्सपेंस हो सकते हैं, फिर आईटी के एक्सपेंस हो सकते हैं, फिर जनरल कुछ हो सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज जब बनाएंगे तो उससे भी आपको स्पेंड एनालिसिस का ये बेनिफिट मिलेगा कि आपने फोकस किस कैटेगरी पे करना है। तो अल्टीमेटली आप रॉ मटेरियल की साइड पे जाएंगे कि इसको हमने क्रिटिकली देखना है कि यहाँ पे बहुत हैवी अमाउंट खर्च हो रही है, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। कॉस्ट सेविंग के लिए, बेस्ट सर्विसेज के लिए, सप्लाईज एक रेट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, जो भी बेनिफिट हो सकते हैं बाइंग के वो सारे पहले उस कैटेगरी के ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट कैटेगरी को देखा जाएगा, फिर उससे के बाद दूसरी, तीसरी, और फिर कुछ को नॉर्मल जो हालात होते हैं वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा कि ठीक है जो भी मार्केट की सिचुएशन होगी इसमें कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, प्राइसेस ऊपर जाएं नीचे जाएं, ये क्वांटिटी और प्राइसेस कोई ऐसी इम्पैक्ट नहीं देती, नॉर्मल सी पोजीशन है। तो इससे आप अपनी टोटल प्रोक्योरमेंट को कैटेगराइज भी कर सकते हैं। और स्पेंड एनालिसिस पे एक और वीडियो करूँगा, थोड़ी और डिटेल इंफॉर्मेशन ताकि आपको मिल जाए। वीडियो देखने के शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेंड एनालिसिस पे ये हमारा तीसरा और आखिरी लेक्चर है और आज देखते हैं कि प्रोक्योरमेंट में स्पेंड एनालिसिस को किस तरह से यूज़ किया जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट खर्च करने वाला डिपार्टमेंट है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है। किसी भी कंपनी की जो टोटल बजट होता है उसका कोई 70-80% तक बजट थ्रू प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इस्तेमाल हो रहा होता है। तो इतनी हैवी अमाउंट जब खर्च होती है तो फिर उसका एनालिसिस भी चाहिए कि ये किन आइटम के ऊपर यूज़ हो रहा है, किन सप्लायर को ये पेमेंट जा रही हैं, किन डिपार्टमेंट्स के लिए ये चीज़ें आ रही हैं। तो इस तरह का जब आप एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मैनेजमेंट की तरफ से डिप्यूट की जाती हैं कि आप हमें ज़रा ये इन्फॉर्मेशन निकाल के बताएं कि ये क्या है, मतलब ये एनालिसिस करें, ये करें। इस तरह की कुछ
आपके डोमेन में होते हैं, जिसमें मंथली वीकली मीटिंग्स के लिए कुछ तैयारी होती है, कुछ क्वार्टरली मीटिंग होती हैं, फिर एनुअल मीटिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे कुछ डाटा प्रेजेंट किया जाता है मैनेजमेंट को कि हमने प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में टोटल जो एक्सपेंस किए या टोटल जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो किस किस हेड में, किस आइटम के ऊपर और किस डिपार्टमेंट के लिए हुई है। तो इस तरह का जब एनालिसिस, कुछ चीज़ें मैनेजमेंट की तरफ से बताई जाती हैं कि आप हमें ये एनालिसिस बताएं। तो ये तो आपके डोमेन में चीज़ें आ गई कि जब आपने अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना है कि जी हमने मीटिंग में ये चीज़ें प्रेजेंट करनी है, तो वो तो आपने करना ही है। लेकिन होता यह है कि जब वो चीज़ें, वो एनालिसिस हम कर रहे होते हैं स्पेंड एनालिसिस के थ्रू, तो हमें बहुत सारी नई चीज़ें, नए आइडियाज़, नई चीज़ों के मतलब भी समझ आती है कि अच्छा ये भी कुछ हो रहा है। तो वो जो नई चीज़ें समझ आती हैं वो मैनेजमेंट को नहीं पता होती, तो वो प्रोक्योरमेंट उनको इन्फॉर्म कर सकता है, बता सकता है, सजेशन या गाइडेंस दे सकता है कि सर ये यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रोक्योरमेंट हो रही है जो कि कम की जा सकती है, या इस तरह की कोई सजेशन या कुछ और। जब बंदा काम करता है तो जहाँ पे वो एक काम जो उसको डिप्यूट किया गया होता है, उस काम को करने के दौरान उसको कुछ नए काम भी समझ आ जाते हैं। तो अब ये उस प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लोगों पे डिपेंड करता है कि वो इसको आगे इन्फॉर्म करते हैं या नहीं करते। तो अगर करते हैं तो कुछ नई चीज़ें भी डिस्क्लोज हो जाती हैं जो गुड प्रैक्टिसेस के लिए फ्यूचर में इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं कि अच्छा ये जो पता चला है तो क्यों ना इसको प्रोसीजर में डाल दिया जाए, पॉलिसी बना दी जाए और नेक्स्ट इसको भी फॉलो किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कंपनी में था, तो वहाँ पे एक बड़ा फ्लीट था व्हीकल्स का, और उनके लिए जो इंजन ऑयल यूज़ होता था उसकी कंजम्पशन को रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती थी उसकी कंजम्पशन की, कि जब ऑयल चेंज होता है कि इतने माइल के बाद ऑयल चेंज होना है। तो इसका मतलब कि अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि अगर 500 गाड़ियाँ हैं और हर गाड़ी का 50,000 रनिंग के बाद ऑयल चेंज होना है, तो अब ये कैलकुलेटर है कि इतनी गाड़ियों का इतने माइलेज के बाद इतने लीटर ऑयल चेंज होना है, तो मंथली हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है। अब हुआ ये कि जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो उससे पहले इस तरह की वहाँ पे प्रैक्टिस ही नहीं थी, यानी अनडॉक्यूमेंटेड था। प्रोक्योरमेंट में स्पेंड एनालिसिस होता ही नहीं था ना ही मैनेजमेंट कोई मीटिंग रिक्वायर्ड करती थी कि आप हमें मीटिंग में बताएं, मीटिंग ही नहीं होती थी सिरे से। तो बस जब रिक्वायरमेंट आती थी और उस रिक्वायरमेंट को प्रोक्योर करने के बाद उसकी पेमेंट हो जाती थी, तो वो बस ट्रांजैक्शन डेड हो गई, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, ना किसी ने पूछना है ना किसी ने देखना है। और जो कंपनी के ऑडिटर होते थे एक्सटर्नल इंटरनल, वो भी जब वो जो अकाउंट्स फाइनेंस वाले एनुअल उनको बना के देते थे कि ये हमारी कंजम्पशन है, इतनी पेमेंटें हुई हैं और इस तरह से चल रहा है, तो वो उसी के ऊपर बिलीव करते थे, उसी को ट्रस्ट करते हुए निकाल देते थे कि ठीक है ये ऐसे हो रहा है। अब इस तरह का प्रोसेस वहाँ पर होता है जहाँ पे कोई पार्टनरशिप कंपनीज होती हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ सोर्सेस से आई होती है और कुछ लोग उसको रन कर रहे होते हैं। तो जब वो रन करते हैं तो वो हर चीज़ के लिए हर चीज़ के ऑडिट को डीपली नहीं करते, वो बस जो ऊपर इन्वेस्टर होते हैं उनको उतना बताते हैं जितना उन्होंने उसको प्रॉफिट देना होता है। इन्वेस्टर को जितना प्रॉफिट देना है बस उस हद तक रखते हैं। वो समझते हैं कि अगर हमने ये सारा कुछ बहुत एक्यूरेट करके प्रॉफिट को मैक्सिमम कर दिया तो इन्वेस्टर की तो हर साल जो है वो डिमांड बढ़ती जाएगी कि भी पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था तो अब क्यों नहीं हो रहा। तो वो एक लेवल पे कंपनी को रखते हैं और बाकी चीज़ों को मतलब कुछ मैनेजमेंट के भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। मैनेजमेंट भी सोच के आगे इन्वेस्टर के लिए कंपनी को प्लान करते। मैं थोड़ा खोल के नहीं बता सकता, मुनासिब नहीं लगता। मकसद ये कि जब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो इस तरह के स्पेंड एनालिसिस किए तो पता चला कि जितना ऑयल रिक्वायर्ड है, इंजन ऑयल जितना रिक्वायर्ड है मंथली, उससे काफ़ी ज़्यादा आता है। तो ये बात आगे मैनेजमेंट को कन्वे की, उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर अकाउंट फाइनेंस वालों को बताया, उन्होंने भी कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया।
फिर हुआ ये कि मैनेजमेंट चेंज हो गई। जब चेंज मैनेजमेंट हुई तो जो नई मैनेजमेंट आई तो उनको फिर बताया, तो अब उनके कान खड़े हो गए कि यार ये तो देखना चाहिए क्या हो रहा है। तो अब जब इसको उस पैटर्न पे चेक किया गया कि भाई इतना ऑयल होना चाहिए, इतनी गाड़ियाँ तो इतनी रनिंग होती है, इसके बाद इतनी लीटर इसमें कंज्यूम होता है, तो फिर ये जो हम जो टोटल प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें से इतना अगर कंज्यूम होना चाहिए और हो जाए तो बाकी जो हो रहा है प्रोक्योर वो किधर जाता है। अब जब इसका जवाब लिया गया जो वर्कशॉप में मेंटेनेंस के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि जी हम टॉप अप कर देते हैं। टॉप अप से मुराद है कि जो गाड़ी जिसने 50,000 माइल के बाद ऑयल चेंज को आना है, जब वो 30, 35, 40 हज़ार चल जाती है तो उसका ऑयल चेक किया जाता है। तो अगर वो ऑयल अपनी उस सतह से जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम है तो उसको टॉप अप कर देते हैं, यानी उसमें थोड़ा और नया ऑयल डाल देते हैं और उसको फुल कर देते हैं। और फुल होने के बाद फिर जब वो 50,000 पूरा कर लेती है गाड़ी तो उसको फिर टोटल को चेंज कर दिया जाता है। तो अब ये जो टॉप अप था इसमें प्रॉब्लम थी कि टॉप अप कितना होता है। तो अब टॉप अप के लिए कोई रेशो नहीं थी कि जी हमने इतना टॉप अप करना है। जिस गाड़ी का इंजन वीक होगा उसमें ज़्यादा टॉप अप होगा और जिस गाड़ी का इंजन नया होगा उसमें कम टॉप अप होगा। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि वो मेंटेनेंस वाले कुछ ऑयल वर्कशॉप से आउट कर देते थे और मार्केट में सेल कर देते थे। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये एक एग्जांपल है कि जब तक आप स्पेंड एनालिसिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। अब ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई है, हमने उस वक्त स्पेंड एनालिसिस इस प्रॉब्लम के लिए नहीं किया था, हमने स्पेंड एनालिसिस किसी और पर्पज़ के लिए किया था। लेकिन जब उस स्पेंड एनालिसिस को किया तो उसके दरमियान में ये चीज़ भी डिस्क्लोज हुई कि ये तो ऐसे भी हो रहा है। तो मकसद बताने का ये कि जब आप एक रूटीन की जॉब को कर रहे होते हैं, जब आप एक काम को करते हैं तो उस करने के दरमियान आपको और भी बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं कि ये क्या हो रहा है। तो स्पेंड एनालिसिस यही बताता है कि आप किस तरह से अपनी अमाउंट को खर्च करते हैं। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम एक बेवरेज इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं। कोई आप समझ लें कि जूसेस बन रहे हैं, कोई बेवरेज ड्रिंक बन रहा है। तो अब इस इंडस्ट्री को जब हम देखेंगे उनके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को, तो यहाँ पे कुछ आइटम मैंने ड्रा किए हैं। ये आइटम का कॉलम है। यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर की जो प्रोक्योरमेंट हुई है उसकी क्वांटिटी है। सेकंड क्वार्टर में जो प्रोक्योरमेंट हुई है, सॉरी ये रेट्स हैं। जो फर्स्ट क्वार्टर में प्रोक्योरमेंट हुई है इस आइटम की उनके रेट हैं, फिर सेकंड क्वार्टर में जो प्रोक्योरमेंट हुई है उनके रेट है, और फिर इन दोनों रेट का डिफरेंस है कि हमने फर्स्ट क्वार्टर में जो जिस रेट पे किया था तो सेकंड क्वार्टर में जिस रेट के ऊपर किया उनका डिफरेंस क्या आ रहा है। उसके बाद जो क्वांटिटी हमने सेकंड क्वार्टर में टोटल क्वांटिटी प्रोक्योर की है वो है, और नंबर 3 उसका इम्पैक्ट है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हम कंपेयर कर रहे होते हैं किसी से, हम पिछले साल से, पिछले दिन से, पिछले माह से, हम कोई पीछे एक टारगेट रखते हैं कि हमने इसके साथ इसको कंपेयर करना है। जैसे अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि यार मैंने पिछले साल से ज़्यादा मेहनत की इस साल, तो इस साल तो मेरी प्रमोशन होनी चाहिए। तो ये जो जब भी आप एवेलुएट करेंगे किसी चीज़ को, अपने आप को, अपने काम को, डिपार्टमेंट के काम को या स्पेंड एनालिसिस को, तो इसका मतलब कि आपको उसके पीछे कुछ रखना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड रखना चाहिए कि मैंने इसको किससे मैच करना है। तो जब भी हम स्पेंड एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि हमने उस एनालिसिस को हिस्ट्री में क्या हो रहा है उससे कंपेयर करेंगे कि हमने जो अभी खर्च किया तो हमने पहले क्या खर्च किया था। तो जो पहले खर्च किया था तो उससे अभी के खर्च का क्या मुवाजना हो रहा है, क्या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो हमने एक फर्स्ट क्वार्टर में जुलाई, अगस्त, सितंबर, और सेकंड क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमने इस 2 क्वार्टर को कंपैरिजन कर रहे हैं। नंबर 1 है कोरोगेटेड कार्ड। तो ये चूँकि हम एक
बेवरेज इंडस्ट्री को देखें तो बेवरेज इंडस्ट्री में पैकिंग मटेरियल यूज़ होगा और रॉ मटेरियल यूज़ होंगे। रॉ मटेरियल में शुगर होगी, ग्लूकोज होगा, कलर फ्लेवर होंगे और कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ होंगे। और पैकिंग में पेट बॉटल होगी, कोरोगेटेड कार्टन होंगे, लेबल होंगे, ढक्कन होंगे, इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। तो हम कुछ आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं। कोरोगेटेड कार्टन हमने 50 रुपये का एक कार्टन पिछले क्वार्टर में प्रोक्योर किया था और इस क्वार्टर में हमने 52 रुपीज़ का किया। तो इसका मतलब कि 50 और 52 का डिफरेंस है 2 रुपये। तो प्राइस 2 रुपये बढ़ गई इस क्वार्टर में। जब इस और क्वांटिटी हमने 1 लाख कार्टन प्रोक्योर किए। 1 लाख कार्टन का मतलब कि जब 2 रुपये इस क्वार्टर में 2 रुपये प्राइस बढ़ी तो 1 लाख का जो इम्पैक्ट आया वो 2 लाख प्राइस बढ़ गई। पिछले क्वार्टर की निस्बत हमने कोरोगेटेड कार्टन इस माह में 2 लाख ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ी। ऐसे हम श्रिंक रैप फिल्म देखेंगे जिसमें कि वो बोतलें श्रिंक हो जाती हैं। तो हमने पिछले क्वार्टर में 300 केजी में प्रोक्योर किया, इस माह 310 में किया। 10 रुपये का डिफरेंस आया, प्लस हो गया डिफरेंस। और 1 लाख रोल अगर हमने प्रोक्योर किए तो 10 रुपये से 10 लाख का प्राइस में इंक्रीज़ हो गई। हमारी बाइंग प्राइस, प्रोक्योरमेंट की प्राइस 10 लाख बढ़ गई। फिर हमने फूड कलर 2000 केजी लिया, 2100 रुपये पर केजी प्राइस थी। 2000 रुपये पिछले क्वार्टर की प्राइस थी, 2100 इस क्वार्टर की प्राइस है। 100 रुपीज़ प्राइस बढ़ गई। और 1000 केजी हमने प्रोक्योर किया तो 1000 मल्टीप्लाई 100, 1 लाख रुपया यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ। पीवी स्टेप हमने 18 रुपये की आ रही थी, इस क्वार्टर में 20 रुपये की आई। 2 रुपये रेट बढ़ा। 10,000 पीस हमने लिए तो 20,000 रेट इसमें भी बढ़ गया। BOPP लेबल 90 पैसे का था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 1 रुपये का आया तो 10 पैसे प्राइस बढ़ी। 10 लाख लेबल अगर हमने प्रोक्योर किए हैं तो 1 लाख रुपये यहाँ पे बढ़ गया। सॉरी। अब जब आप इस टोटल इम्पैक्ट को देखेंगे नीचे तो हमें समझ आएगी कि हमने जो पिछले क्वार्टर में इन चीज़ों की प्रोक्योरमेंट की थी तो इस क्वार्टर में दोनों में क्या फ़र्क है। ये वो आइटम हमने अभी मेंशन किया जिन पे प्राइस इंक्रीज़ हुई है। तो टोटल प्राइस कितनी इंक्रीज, यहाँ पे उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इस क्वार्टर में इन आइटम की प्राइस बढ़ी। सिमिलरली हम वो आइटम यहाँ पे नेक्स्ट जो चार्ट बनाएंगे उसमें वो आइटम लिखेंगे जिनकी पिछले क्वार्टर में जो प्राइसेस थी वो इस क्वार्टर में कम हो गई। ऐसे होता कम है लेकिन बहरहाल होता है। बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस कम हो रही होती हैं। जैसे जो सीजनल आइटम होती हैं, अगर मैंगो पीक सीज़न में 100 रुपये किलो था तो अभी वो 150-200 रुपये किलो आ रहा है। तो अगर हमारी मैंगो पल्प बनाने की रिक्वायरमेंट है तो हम उसको सीज़न के दरमियान ख़रीदेंगे, अभी नहीं ख़रीदेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट जो पीछे क्वार्टर था जून से सितंबर तक, उसमें हम मैंगो की प्रोक्योरमेंट को देखेंगे तो प्राइस लोअर साइड पे होगी और इस दफ़ा देखेंगे तो हाई होगी। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर को उससे पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करेंगे तो उस वक्त जो तीसरा पिछला क्वार्टर था वहाँ पे प्राइस हाई होगी और जो पिछला था जून से सितंबर तक वहाँ पे प्राइस लो होगी क्योंकि उस वक्त सीज़न था। तो जैसे ही सीज़न ख़त्म होगा प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी और सीज़न में नॉर्मल आ जाएंगी। और इसी तरह से डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट होता है। जो सीजनल आइटम नहीं होती वहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई का फंक्शन रन कर रहा होता है कि जो आइटम हमें रिक्वायर्ड है उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर उसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी उस वक्त प्राइसेस ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर मार्केट में डिमांड कम है लेकिन हमें वो आइटम अपनी प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है तो उसकी प्राइसेस नीचे आई होंगी यानी कम होंगी प्राइसेस। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइसेस हमेशा कम होती हैं। जैसे कोई एडवांसमेंट होती है तो जो उससे पिछला मॉडल होता है वो लोअर लेवल पे चला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों की प्राइसेस कम भी होती है। तो सिमिलरली हम एक समरी बनाएंगे कि ये आइटम जो थी जैसे कि ये बनाई उनकी पिछले क्वार्टर की ये प्राइस थी, इस क्वार्टर में इतनी कम हुई है, उनका डिफरेंस ये है, क्वांटिटी इतनी प्रोक्योर हुई है और टोटल इम्पैक्ट जो प्राइस कम होने का वो ये आ चुका है।
और ऐसे ही हम एक और समरी बना सकते हैं कि वो आइटम जो स्टेबल प्राइस है, जिनमें ना कोई डिक्रीज़ हुई है ना इंक्रीज़ हुई है, प्राइसेस कांस्टेंट रही हैं, तो उनकी भी हम एक लिस्ट बना लेंगे कि पिछले क्वार्टर की प्राइसेस भी वही थी, इसमें भी वही थी, ज़ीरो डिफरेंस है प्राइस का, क्वांटिटी इतनी प्रोक्योर हुई और टोटल अमाउंट इतनी आ गई। अब ये चीज़ें जब हम प्रेजेंट करेंगे कहीं पे या ख़ुद इसका एनालिसिस करेंगे तो हमें समझ आएगी कि हमारी जो टोटल बाइंग थी उसमें कितनी आइटम ऐसी निकली हैं जिनकी प्राइसेस बढ़ी है, उसका इम्पेक्ट कितना आया, और कितनी प्राइसेस थी जिनकी प्राइस कम हुई है तो वो हम कॉस्ट सेविंग में डाल देंगे, और कितनी प्राइसेस कांस्टेंट रही हैं। तो अब जिनकी प्राइसेस बढ़ी हैं उनको हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी आइटम है जिनका इम्पेक्ट ज़्यादा आ रहा है। इस का 2 लाख आ रहा है, इसका 10 लाख आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, 20,000 आ रहा है, 1 लाख आ रहा है। 20,000 को तो हम बिल्कुल छोड़ देंगे कि इसकी तो ज़रूरत नहीं, इसके ऊपर तो कुछ हमने सोचना ही नहीं। उसके बाद एक आइटम 1 लाख वाली है ये, और ये भी 1 लाख वाली है, ये 2 लाख वाली है, और ये 10 लाख वाली है। तो हम इसको पकड़ लेंगे कि ये जिसमें 10 लाख का डिफरेंस आया ये किस वेंडर से आ रही है। क्या हमारे पास एक ही वेंडर है इस आइटम का या 2-3 वेंडर हैं? क्या हम इसमें कंपटीशन करवा रहे हैं वेंडर से? क्या हम कुछ और सोर्स कर सकते हैं, कुछ चीपर सोर्स देख सकते हैं, वेंडर में कुछ कंपटीशन करा के प्राइसेस को लोअर साइड पे ला सकते हैं, हम कुछ रीजन चेंज करके इंपोर्ट में जा सकते हैं कि वहाँ से प्राइसेस सस्ती मिल जाए। तो जो भी हमने स्ट्रेटजी करनी है, फर्स्ट हमने प्रायोरिटी देनी है इस आइटम को जिसमें 10 लाख का इम्पेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इस आइटम को जिसमें 2 लाख का इम्पेक्ट आ रहा है कि भी यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे क्या हम कि प्राइसेस को बढ़ने ना दिया जाए और इसको कंट्रोल किया जाए। अब ये जो कंपैरिजन है ये हमें ये बता रहा है कि हमने फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में इतनी प्राइसेस ज़्यादा पे की, तो इसका मतलब कि हमारा जो थर्ड क्वार्टर आएगा हम उसके लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हमने थर्ड क्वार्टर में इस आइटम के लिए क्या प्रोसेस करना है, क्या हमने कुछ नए वेंडर सोर्स करने हैं, नया ओरिजिन सोर्स करना है, कोई नेगोशिएशन करनी है एग्जिस्टिंग वेंडर के साथ, या हमने प्रोडक्शन के रिलेटेड कुछ डिस्कशन हो सकती है कि जिस आइटम की परसेंटेज को कुछ कम किया जाए जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट की कम ना हो, या कुछ और मैनेजमेंट के साथ मिलके जिससे इस जो प्राइस बढ़ रही है इसको रोका जा सके, कांस्टेंट रखा जा सके या नीचे लाया जा सके, या फिर कुछ और जो भी आप बेहतर समझ सकते हैं। वो अभी मैं फिर स्किप कर गया हूँ, मेरा ज़हन कहीं और घूम जाता है। तो बहरहाल जब हम इस तरह के एनालिसिस करेंगे तो हमें स्पेंड एनालिसिस को मतलब यूज़ करेंगे तो हमें समझ आएगी कि हमने किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है और किन चीज़ों को हमें अभी नॉर्मल चलने देना चाहिए। सिमिलरली हम यही पैटर्न डिपार्टमेंटल वाइज जो प्रोक्योरमेंट होती है उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि जितने हमारे डिपार्टमेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनमें कौन सा डिपार्टमेंट कितनी अमाउंट यूज़ कर रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, HR डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, और जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होंगे तो आप उनको लिख दें। अब जब जो टोटल बाइंग हुई है उसमें से निकाल लें कि रिक्विजिशन किस किस डिपार्टमेंट से आई हैं। तो जब आप रिक्विजिशन को, अब ये सारे एनालिसिस कंप्यूटराइज होते हैं, मतलब आपको ये नहीं कि जी आप मैनुअली रिक्विजिशन खोल के देख रहे हैं कि कौन सी किस डिपार्टमेंट की और वहाँ पे एंटर करें। तो कंप्यूटर को जब आप कमांड देते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी उसके पीछे ये प्रोग्रामिंग चल रही होती है, तो वो खुद ही आपको बता देगा। तो आपके पास इस तरह का एक शीट आपके पास निकल के आ जाएगी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा अमाउंट वाइज और वॉल्यूम वाइज जो प्रोक्योरमेंट होगी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की होगी, क्योंकि उनके रॉ मटेरियल प्रोक्योर हो रहे हैं, पैकिंग मटेरियल प्रोक्योरमेंट है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यूशन है ये पिछली वीडियो की। 20 मिनट के बाद कैमरा बंद हो जाता है तो फिर इसको आगे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो बहरहाल तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होगी, उसको उसकी अमाउंट निकल आएगी कि जी प्रोडक्शन ने पिछले क्वार्टर में इतनी आइटम्स रिक्वायर्ड की थी जो हमने प्रोक्योर की,
और करंट जो क्वार्टर है उसमें इतनी आइटम प्रोक्योर हुई हैं, तो इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। अब ये जो कंपैरिजन होगा इसको फिर सेल के साथ लिंक किया जाएगा कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने पिछले माह इतनी आइटम प्रोक्योर करवाई हैं और इस क्वार्टर में इतनी करवाई हैं, तो इनके पीछे सेल ऑर्डर कितने थे। तो सेल ऑर्डर से जब कंपेयर करेंगे तो फिर उसकी रेशियो समझ आएगी कि पिछले क्वार्टर के सेल ऑर्डर ज़्यादा थे तो इसलिए ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हुई रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल की, और करंट क्वार्टर के सेल ऑर्डर कम थे तो इसलिए यहाँ पे कम हुई। तो अगर ऑर्डर कम है लेकिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्यों हो रही है, फिर उसकी रीज़न ढूंढी जाएगी। तो सिमिलरली आप दूसरे डिपार्टमेंट का चेक कर सकते हैं कि एडमिन डिपार्टमेंट की कितनी पिछले क्वार्टर की कितनी आइटम प्रोक्योर हुई हैं, उनकी अमाउंट कितनी थी, इस क्वार्टर में कितनी हुई हैं। तो अगर उनमें कोई ह्यूज डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस क्वार्टर में ऐड हुई है और पिछले में नहीं थी। ऐसे दूसरे डिपार्टमेंट को कंपेयर किया जा सकता है कि आईटी डिपार्टमेंट की अगर प्रोक्योरमेंट है तो या तो सब डिपार्टमेंट की प्रोक्योरमेंट जो है वो एक रूटीन नॉर्मल पेस पे चल रही होगी कि क्वार्टरली इतने लाख या इतने करोड़ की प्रोक्योरमेंट हुई है इस डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन हो सकता है किसी क्वार्टर में वो जंप करके ऊपर चली जाए या कम हो जाए। तो वहाँ पे आप एनालिसिस करेंगे कि ये क्या हुआ है, क्यों ऐसी कौन सी चीज़ प्रोक्योर हुई है जिससे ये जंप करके इसकी अमाउंट बढ़ गई है, या कम क्या हुआ है कि जो इन्होंने नहीं प्रोक्योर करवाया इस माह में तो वो कौन सी आइटम है। तो इस तरह के एनालिसिस आप डिफरेंट डिपार्टमेंटल वाइज भी कर सकते हैं। और सिमिलरली आप डिफरेंट यूनिट का कंपैरिजन कर सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे डिफरेंट यूनिट होते हैं या एक ही इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट यूनिट होते हैं। जैसे अगर टेक्सटाइल को लें तो एक ही ग्रुप होगा लेकिन वहाँ पे यार्न का अलहदा से यूनिट होगा, वीविंग का अलहदा होगा, प्रिंटिंग का अलहदा होगा, एम्ब्रॉयडरी का अलहदा होगा, स्टिचिंग का अलहदा होगा। तो इस तरह से डिफरेंट यूनिट होंगे उनके। तो अब हर यूनिट की जो बाइंग है वो सेपरेट उनको कंपेयर किया जा सकता है कि यार्न वाले क्या यूज़ कर रहे हैं, कितनी अमाउंट है, कितनी आइटम्स है, कौन सी आइटम है, वीविंग वाले क्या कर रहे हैं। ऐसे फूड इंडस्ट्री में होता है, फार्मास्यूटिकल भी बन रही है, फूड भी बन रहा है, कोई मेडिसिनल सिरप भी बन रहा है और फूड आइटम भी बन रही है, या कुछ और भी इंडस्ट्री। तो डिफरेंट यूनिट भी हो सकते हैं कि एक यूनिट आपका लाहौर में है, एक पिंडी में है, एक पेशावर में है, तो उनके कंपैरिजन कर सकते हैं कि उस यूनिट ने कितना यूज़ किया पिछले क्वार्टर में और इस यूनिट ने कितना किया। और एक जगह भी हो सकते हैं तो वहाँ पे भी आप इस तरह के कंपैरिजन कर सकते हैं इनके साथ। इस तरह से बजट और परचेजेस का भी कर सकते हैं कि जैसे पिछले क्वार्टर में अगर ये कम अमाउंट यूज़ हुई है, जैसे कि यहाँ पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, और करंट क्वार्टर में ये रेट बढ़ने से इतनी अमाउंट बढ़ गई है, तो क्या हमने जो बजट अलाउ किया था इसके लिए वो कितना था। तो अब बजट और परचेजेस का कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि जी बजट अप्रूव्ड बजट इतना था लेकिन जो प्रोक्योरमेंट हुई है वो इससे ज़्यादा हुई है या इससे कम हुई है। अगर ज़्यादा हुई है तो क्या उसकी कोई अप्रूवल हुई है या नहीं हुई है, और अगर ज़्यादा हो चुकी है प्रोक्योरमेंट तो फिर क्या हमने जो अपनी एंड प्रोडक्ट थी उसकी प्राइसेस को रिवाइज़ किया है। मतलब ये जो बढ़ी हुई प्राइसेस होती हैं ये बेस कर रही होती हैं आपकी जो प्रोडक्शन हो रही है, जो आइटम बन रही है, कंपनी जो सेल कर रही है चीज़। जैसे यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया था कि ये बेवरेज इंडस्ट्री है, यहाँ पे कुछ सिरप बन रहा है, कोई रिफ़्रेशिंग सिरप बन रहा है या कोई जूस वगैरह बन रहा है। तो अब जब पिछले क्वार्टर की निस्बत इतना इम्पैक्ट ज़्यादा प्राइसेस का आ रहा है कि इतनी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब कि इस क्वार्टर में जो जूस बन रहा है उसकी जो यूनिट प्राइस है अगर वो 10 रुपये का है तो वो 10.5 या 11 रुपये होना चाहिए। तो ये जो बड़ी हुई प्राइसेस हैं ये मैनेजमेंट को फिर डिसीजन लेने में मदद देती हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को, जो बड़ी हुई कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्या उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर डालना है, उसकी प्राइसेस को इंक्रीज़ करना है। इसके लिए मार्केट की दूसरी सिचुएशन को भी देखा जाता है, जैसे कंपटीटर क्या कर रहे हैं, उनकी प्राइसेस बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर से भी कंसल्टेंसी ली जाती है कि भाई अगर हम प्राइस, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो हम अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो मार्केट में क्या सिचुएशन हो सकती है। तो डिफरेंट चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैनेजमेंट डिसीजन करती है कि
जो बढ़ी हुई प्राइस है, क्या हमने अपने प्रॉफिट में से इसको पे करना है या इसको जो प्रोडक्ट बन रही है उसके ऊपर डाल के उसकी प्राइस को आगे लेके जाना है। तो इस तरह से ये स्पेंड एनालिसिस है। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि स्पेंड एनालिसिस अखराजात के तज्ज़िये को कहते हैं कि आपने जो खर्च किया है वो किस किस हेड में किया है, कितना किया है, और जो किया है उसको नेक्स्ट क्वार्टर में जब हम करेंगे, नेक्स्ट मंथ के लिए जब हम करेंगे, तो क्या हमारे पास कोई बेहतर स्ट्रेटजीज़ हैं कि जो प्राइसेस बढ़ रही हैं हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज़ फिर इसके ऊपर आगे फॉर्मुलेट होती हैं। कॉस्ट सेविंग इसी पे बेस कर रही होती है, न्यू सोर्सिंग इसी के ऊपर बेस कर रही होती है, स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप जो वेंडर सप्लायर से होते हैं वो इसी के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें स्पेंड एनालिसिस के ऊपर बेस कर रही होती हैं, क्योंकि आप एक हैवी अमाउंट कंपनी का एक 70-80% बजट जो है वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा होता है। तो उसको इस तरह की इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो बजट यूज़ कर रहा है, फंड जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो किस किस जगह पे कितना कितना हो रहे हैं और उसका इम्पेक्ट क्या आ रहा है। क्या वो एक हैवी अमाउंट है, जैसे कि आपको यहाँ पे मॉनिटर कर दिया कि 10 लाख अगर मतलब 10 लाख इंक्रीज़ हो गया उसकी बाइंग में, तो 10 लाख अगर इंक्रीज़ हो गया तो इसका मतलब कि ये क्रिटिकल आइटम है, इसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इसकी प्रोक्योरमेंट को फोकस करना चाहिए। तो ये डिफरेंट सिचुएशन पॉसिबल हो सकती हैं स्पेंड एनालिसिस के को करने में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।